कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। साम दाम दंड भेद ये राजनीति के इर्द गिर्द हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने को लेकर ये आरोप भाजपा पर लगता रहा। साथ ही ये कयास भी कि क्या शिवराज सिंह सीएम पद पर बने रहेंगे या अब भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वजह है कांग्रेस की ओर से आगामी 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बने रहने की चाहत और अपनी साख बचाने की कवायद में लगे शिवराज सिंह ने इसके लिए जमावट शुरू कर दी है। और इस प्लान सीएम की पहली कड़ी में दिख रहा है सिंधिया समर्थकों से मुलाकातों का दौर। इसके साथ ही क्षेत्र के विकास एजेंडे को लेकर सुझाव लिए। गौर हो कि सिंधिया गुट के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज दंडौतिया, प्रभुराम चौधरी, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और उपचुनाव पर फोकस किया। लेकिन इन मुलाकातों को लेकर कांग्रेस का साफ कहना है कि जोड़ तोड़ करना भाजपा की फितरत है। कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती। हमारा तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं है। हम अवसरवादी और सौदेबाजों को पसंद नहीं करते। न मैं तोड़ फोड़ करने की कांग्रेस की संस्कृति है, न मेरा और मेरी पार्टी का इसमें विश्वास है। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। एक और प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज है, वहीं दूसरी ओर शिवराज कैबिनेट के विस्तार की अटकलें भी जोरों पर हैं। लेकिन इन मुलाकातों और उस पर उठ रहे सवालों पर भाजपा का जवाब भी सुनिए। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, हमारी विचारधारा में विश्वास प्रकट कर चुके हैं, वो पूरी तरीके से हमारे साथ है और उनका मुख्यमंत्री जी से मिलना कोई अनोखी और अनूठी घटना नहीं है। किसी को भी अपने क्षेत्र के विकास की चिंता भी रहती है। साथ में लगातार मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से कोरोना कंट्रोल को लेकर काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए अगर विधायक लोग उनसे मिलकर आते हैं, अपनी सक्रियता सुनिश्चित रखते हैं, तो इस बात को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करने वाली पार्टी है और इस विनाशकारी महामारी और कोरोना के बीच में भी हमारी विकास के कार्य लगातार चालू है। भाजपा के मुताबिक कांग्रेस बेवजह मुलाकातों को तूल दे रही है, जबकि कांग्रेस को अपना घर देखने की जरूरत है। लेकिन मुलाकात और सारे दांव आजमाने के बाद किसको क्या मिल पाएगा और 24 सीटों पर किसका झंडा लहराएगा, ये समय और जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मुलाकात के मायने में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मुलाकातों के जरिए शिवराज तैयार कर रहे हैं प्लान सीएम? उपचुनाव क्षेत्रों में जमावट के लिए क्या है शिवराज की तैयारी? क्या उपचुनाव के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भारतीय जनता पार्टी की नजर? क्या वाकई सत्ता हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया जोड़ तोड़? तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मुलाकातों का दौर जारी है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये जिंदा सिर्फ जीने की बात नहीं है, उम्मीदों की बात है, अभिलाषाओं की बात है, महत्वाकांक्षाओं की बात है, लक्ष्यों की बात है कि ये सब जिंदा रहें और इन पर कैसे ना कैसे करके पहुंचा जाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में राजनीति का पासा पलटा, तो जो सिंधिया समर्थक थे, जिन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही दूसरी सरकार में वो आएंगे, तत्काल उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। और जो विधायक हैं उनको ये आश्वासन है, वो ये सोचते थे कि घोषणा हो जाएगी कि उनको ही टिकट मिलेंगे। लेकिन कोरोना की महामारी के चलते मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कहीं ना कहीं अटक गया। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए था,
एक मिनी मंत्रिमंडल बना है, मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार अभी भी होना शेष है। उन्हीं के चलते कहीं ना कहीं मुलाकातें हो रही हैं और ये मुलाकातों का दौर चाहे संविदा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, या मध्य प्रदेश में पावर सेंटर बना हुआ नरोत्तम मिश्रा जी का बंगला हो, या शिवराज सिंह चौहान जी का बंगला हो, इन सब जगहों पर लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सोहनलाल वाल्मीकि जी, कांग्रेस के विधायक हैं, और यशपाल सिंह सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हमारे साथ। हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं सोहनलाल जी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, अब वो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तमाम जगहों पर मिल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि उन्हें अपने पद के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है, जबकि वो कह रहे हैं कि वो जनहित के मामलों पर मिल रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, बात सही है कि जो लोग जिस शर्तों पे आए थे, आज उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो इधर उधर भटक रहे हैं। अब मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस के अंदर में इन सभी लोग को अपना स्थान मिला था, इनका सबका अपना अस्तित्व था, मगर आज मुझे लगता है कि ये मंत्री से पद पाने से ज्यादा आज इनको अपना अस्तित्व का पड़ा है कि हमारा अस्तित्व का क्या होगा। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन सबको धोखा देने का जो प्रयास कर रही है, ये इन सबके लिए एक बहुत चिंता का विषय बन गया है। और ये देखिए, आने वाले समय में मैं तो समझता हूं कि मेरे अपने व्यक्तिगत विचारों से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इनके साथ जबरदस्त धोखा करेगी और ये कहीं के नहीं रहेंगे। कांग्रेस के अंदर में तो इनका मान था, सम्मान था, पूरी इज्जत थी, सब कुछ इनके पूरे काम होते थे, परंतु ये इनको जिस तरीके से सिंधिया जी के भक्त अंधभक्त के तरह ये लोग गए और जनता के साथ जो धोखा किया, आज इनको उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ में काम किया और इनको जितवाया। आज उनकी भावना को ठेस पहुंचाकर उनके साथ उनका अपमान करके, अपनी क्षेत्र की जनता का साथ एक एक मतदाता का अपमान करके यदि ये गए हैं, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला देख रहा है, इनको भुगतना तो पड़ेगा। जी, ऊपर वाला देख रहा है। यशपाल जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर, मंत्री पद से इस्तीफा देकर आपके पास आए हैं, और एक आरोप हमेशा कांग्रेस लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने यहाँ आए हुए लोगों का सम्मान करना नहीं आता, धीरे धीरे उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। तो क्या इन 22 लोगों के भविष्य को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जाए? देखिए, कांग्रेस के सारे लोग अभी घबराहट में है, छटपटाहट में है, और ये कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है नवीन जी के, ऊंट के ऊपर बैठ करके बकरी चराना। अभी न तो अस्तित्व की कोई लड़ाई लड़ने की बात जो आई है, न तो कोई अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस के जो टूट करके लोग आए हैं, जो विधायक थे, मंत्री थे, वो अभी कोई अस्तित्व की लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरा, नहीं उनके साथ इस प्रकार से धोखा हो गया है जिसके को लेकर के आज ये प्रचारित किया जाए कि 22 लोगों के साथ धोखा हो गया। न धोखे का सवाल है, न अस्तित्व का सवाल है, ये विचारधारा का सवाल था। और विचारधारा कांग्रेस के उन विधायकों में और उन मंत्रियों में इतनी कुंठित हो गई थी कि पत्राचार हो रहे थे, बार बार कहा जा रहा था कि ट्रांसफर उद्योग चल रहे हैं, विकास के काम नहीं हो रहे हैं, क्षेत्र में जनता को जाकर के हम क्या जवाब देवें, बाढ़ग्रस्त एरिया में जिस प्रकार से नुकसान हुआ था वहां पे भरपाई कमलनाथ जी नहीं कर पा रहे हैं, 2 लाख रुपए के कर्ज की माफी नहीं हो पाई है। ये सारे घटनाक्रम जब सामने आए हैं तो बूंद बूंद से घट भरा है, और जब बूंद बूंद से घट भरा है तो इसको फूटना ही था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पहले अपना घर देखे, अपनी व्यवस्थाएं देखे, अपने चाल चलन और चरित्र को देखें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएं। अभी ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी कांग्रेस की तरफ से, जो जल्दबाजी की जा रही है कि कांग्रेस के 22 लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका कोई भविष्य भी नहीं होगा। अब भविष्य के वक्ता प्रवक्ता तो ना कांग्रेस के हो सकते हैं, ना भाजपा का कोई व्यक्ति हो सकता है। ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। जब चुनाव होंगे और चुनाव के बीच में जो परिस्थितियां बनेगी
आप दोनों लोगों के दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मनोज जी, जिस प्रकार से यशपाल जी कह रहे हैं कि ये न सवाल अस्तित्व का है न सवाल धोखे का है, ये सवाल विचारधारा का था। उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल खा गई, कांग्रेस में उनकी विचारधारा को सम्मान नहीं मिल रहा था और कांग्रेस ये कह रही है लगातार कि उनके साथ धोखा हुआ है। जो उन्हें यहाँ मिला हुआ था पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, वो अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेगा और उसके लिए ही उन्हें दर-बदर भटकना पड़ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, विचारधारा की जहां तक बात है तो इतनी जल्दी विचारधाराएं बदल जाएगी किसी ऐसे व्यक्ति की जो लगातार 15-20 साल तक कांग्रेस में रहा होगा तो बड़ा मुश्किल है। विचारधारा क्यों बदली ये सबको पता है। विचारधारा इसलिए बदली, जैसा एक बात सही है, यशपाल जी ने कहा कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था, लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। उसका लाभ और उसका नुकसान दोनों ही देखने को मिला। लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को, नुकसान हुआ कांग्रेस को। लेकिन अब जब समय बहुत बीत चुका, करीब करीब 2 महीने हो गए सरकार को, अब वो लोग उम्मीद लगाकर बैठे कि आखिर मंत्री कब बनेंगे, विस्तार कब होगा। विस्तार की बातें लगातार चल रही है, टलता जा रहा है। चर्चा ये भी है कि सिंधिया के जो समर्थक है 10 से ज्यादा लोग मंत्री बनना चाहते हैं और सरकार के सामने यही मुश्किल है कि यदि उनको मंत्री बनाते हैं तो हमारे अपनों का क्या होगा, क्योंकि वहां से भी विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा दौर है जब 24 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो इसीलिए मतभेद चलते रहें पर मनभेद ना हो जाए, इसको दूर करने के लिए आज कई विधायकों ने मुलाकात की। लेकिन इसमें एक नया नाम भी देखने को मिला, लक्ष्मण सिंह। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शिवराज जी आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये प्लान शिवराज है? तो हमें लगता है प्लान शिवराज ही है। और ये तय किया गया है कि रोज जहां से भी विधायकों की दिक्कतें हैं और खासकर उन क्षेत्रों से जहां इलेक्शन होना है, साफ तौर पर कहा गया है कि कमलनाथ जी ने जो वायदे किए थे वो नहीं हुए हैं, तो आप मुझे बताइए ताकि हम उनको आपके द्वारा पूरे कर दें, क्योंकि आपने कांग्रेस में रहते हुए उनको वादा किया था। तो ये 15-20 दिन, 1.5 महीने का जो समय मिल रहा है, तो एक तरह से कहा जाए तो चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन इसमें मनभेद दूर करने का पूरा प्रयास है शिवराज जी का और इसे प्लान शिवराज ही कहा जाएगा। चर्चा के इस तरणताल में हम लगातार सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। एक बहुत छोटे व्यवसायिक अंतराल के बाद हम हाजिर होंगे। आप समस्त जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वो जो इस चर्चा में बने रहे। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के बाद तुरंत हम चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। इंड एजेंडा मुलाकात के मायनों में आपका इस व्यवसायिक अंतराल के बाद पुनः स्वागत है। तो सीधा चर्चा को विस्तार देंगे और पहुंचेंगे फिर से यशपाल सिंह सिसोदिया जी के पास। यशपाल जी, जो यश, जो वैभव, जो सम्मान, जो समय, जो स्पेस उन 22 विधायकों को कांग्रेस में नहीं मिला, देखा है उन्हें क्या क्या मिला है, उससे ज्यादा की अपेक्षा उन्होंने आपसे की है। उनकी उपेक्षा तो नहीं हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस कैडर का है जी, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो एक सहयोगात्मक भूमिका लेकर के हम लोग चलते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को कोई निराश होना पड़ेगा, निराशा का भाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर पहलू पर चर्चाएं करता है। वहां गुटों को कोई प्राथमिकता नहीं है, वह विचारधारा को प्राथमिकता है जी। और जब विचारधारा को प्राथमिकता है नवीन जी, तो निश्चित रूप से मानिए आप जी कि वहां पर बहुत गंभीरता के साथ, बहुत गहराई के साथ, बहुत अनुशासन के साथ जी हम लोग अपने संगठन के माध्यम से सरकार में जरूर हम रहते हैं जी। लेकिन सरकारों के साथ साथ संगठन का जो हमारा तालमेल है, संगठन का जो हमारा महत्व है जी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं कह सकता हूं कि संगठन से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे किसी को निराशा नवीन जी नहीं होगी जी। सोहन लाल जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से किसी को निराशा नहीं होगी। वो विचारधारा नहीं है, वो अमृत धारा है।
वो जीवंत कर देती है, तिरोहित कर देती है सत्ता का आनंद, सत्ता का वैभव, सत्ता का सम्मान और सत्ता का अधिकार। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए हैं कांग्रेस छोड़कर, उनको पूरे समानता से मिलेगा। देखिए, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। जो लोग गए हैं, यदि विचारधारा होती तो शायद कांग्रेस छोड़ते नहीं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लालच में, किसी न किसी मजबूरी में ये सारे हमारे 22 विधायक गए हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, सोहन लाल जी लालच में गए हैं या मजबूरी में गए? इन्होंने सोहन लाल जी लालच में गए हैं या मजबूरी में गए? देखिए सबसे प्राथमिकता इनकी लालच है। मजबूरी यह है कि इनको दबाव बनाया गया, जबरदस्ती रोका गया। हम लोग इसके पहले, आपको याद होगा कि बेंगलुरु में जब ये सारे विधायक थे, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इनसे बात हो जाए, यहाँ तक व्यवस्था बनाने की बात हो रही थी। यदि आप इतने विचारों से गए, स्वेच्छा से गए, तो पूर्ण रूप से विधानसभा में आके अध्यक्ष के सामने आके अपना बयान देते, अपना बयान देने के बाद अपने साक्ष्य देते और साक्ष्य देने के बाद में जो मर्जी आती वो करते। इससे स्पष्ट लगता है कि किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। परंतु ऐसा कुछ नहीं होने दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। दूसरी बात मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये कहना है कि कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है संगठन में, तो गुटबाजी नहीं है तो फिर आज बार बार इस बात को क्यों बोला जाता है कि सिंधिया गुट के आदमी को लेना है, सिंधिया गुट के आदमी को लेना है। तो सिंधिया गुट क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है, विचारों से संगठन चलता है, तो फिर ये सिंधिया गुट का क्यों नाम आता है? सिंधिया गुट के लोगों को क्यों लिया जा रहा है? जो आज जिन्होंने प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ली है, तो कायदा यही बोलता है कि इनको भारतीय जनता पार्टी में 10 साल काम करना चाहिए। 10 साल काम करने के बाद में इनकी प्राथमिकता तय की जाएगी कि ये मंत्री पद के लायक है कि नहीं, इनको संगठन में जवाबदारी देना है या नहीं देना है। आज कल 4 महीने 3 महीने नहीं हुए इनको आए हुए, और क्या भारतीय जनता पार्टी मंत्री पद दे देगा? जो कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर में काम करते रहे, जिन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, अपना बलिदान दिया, क्या आज उनका अधिकार नहीं बनता? अब कहां गए विचारधारा, कहां गए विचारों और सिद्धांत की पार्टी? तो ये बड़ा एक प्रश्न। देखिए, आपके वाजिब सवालों पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सोहन लाल जी कह रहे हैं ये विचारधारा का मामला नहीं है, या तो ये लालच है या मजबूरी है। वहीं यशपाल जी कह रहे हैं कि ये विचारधारा है और बहुत अनुशासनात्मक तरीके से इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस ना तो लालच को समझ पाई, ना ही विचारधारा को समझ पाई। यदि आप लालच की बात करते हैं तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। वो व्यक्ति बिसाहू लाल जो पहले सीनियर रहा, सीनियरों की आप बात कह रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी के भीतर की इन्होंने अपने सीनियर लोगों को छोड़ दिया और ऐसे लोगों को जो 2-4 महीने पहले आए उनको मंत्री बनाने की बात हो रही, तो स्वाभाविक है, वो तो मंत्री बनने के लिए आए हैं। चाहे बिसाहू लाल की बात करें, वो पहले से चाहते थे कि मंत्री बनाया जाए। एंदल सिंह कंसाना लगातार ये कहते रहते। केपी सिंह का नाम भी बीच में चलता रहा, हालांकि वो उस तरफ नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस का सम्मान किया। ऐसे ही रघुराज कंसाना की जो बात करें, आज मुलाकात हुई है शिवराज सिंह चौहान से, तो दरअसल नवीन जी चर्चा ये भी चल रही है कि 10 से ज्यादा भी ये चाहते हैं कि उससे 10 से ज्यादा भी संख्या बढ़ जाए मंत्रियों की। तो ये बड़ा मुश्किल जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए विस्तार में भी देरी हो रही है। लेकिन ना तो ये विचारधारा है और ना ही कोई वो है। सीधी सी बात है कि इस समय की जो राजनीति है वो किसी विचारधारा पर चलने वाली राजनीति नहीं है। और यदि विचारधारा होती तो 22 लोग छोड़कर कभी नहीं जाते, और विचारधारा होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में लोग नहीं आते। और जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो पुनः वापस आए, क्या स्थितियां बनी, तो सबको पता है। क्योंकि बीजेपी की विचारधारा से इतनी जल्दी मिल पाना मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। लेकिन चुनाव सामने है और उपचुनाव के चलते शिवराज सिंह ये चाहते हैं किसी भी तरह जो भी मतभेद है उनको दूर कर दिया जाए, क्योंकि यदि ये आगे चलकर इसी तरह की स्थितियां बनी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सोहन लाल जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वरीयता क्रम और अन्य जो आपने उपमान जो मापदंड बताए, वो मापदंड आपने तो फॉलो नहीं किए। लक्ष्मण सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता को मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ा, बिसाहू लाल सिंह जैसे बड़े नेता को बाहर रहना पड़ा। लक्ष्मण सिंह जी की धर्मपत्नी तो कई बार बहुत ही उन्होंने आलोचनात्मक ट्वीट्स भी किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परोपदेश कुशल बहुतेरे जैसी स्थिति है। आपको ये नहीं लगता कि न लालच थी न मजबूरी थी, आप लोगों से एक घृणा हो गई, उनको एक द्वेष पैदा हो गया, एक आक्रोश पैदा हो गया, उसकी वजह से गए?
देखिए ये सारे विषय तो अब समाप्त हो गए, वो चले गए हैं जी। अब कोई वो विषय नहीं रह जाता जी। कि वो कौन सीनियर को लिया गया नहीं लिया गया। जी। अब सवाल आज तो डिबेट इसी बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जो लोगों को लेकर आई है, क्या उनका मान सम्मान का ध्यान रखा जा रहा है, क्या उनके अस्तित्व का ध्यान रखा जा रहा है। जिस शर्तों पर लेकर आया गया उनको, जिन शर्तों पर उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी को ज्वाइन कराया, जिनको प्राथमिकता सदस्य दी गई, क्या उन शर्तों को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है जी। और इतना विलंब हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको और आपको इस बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो गुटबाजी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, और जिस तरीके से जो विलंब हो रहा है मंत्रिमंडल के गठन में, उससे ये नहीं लगता कि कोई नए सौदा होने जा रहा है फिर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। यदि मान लीजिए सीधी सीधी बात है तो अब तक मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं हो जाता, क्यों 4 बनेंगे, क्यों 5 बनेंगे, क्यों 10 बनेंगे, क्यों 15 बनेंगे। जो बात थी वो हो जाती, बात समाप्त हो जाती, आज ये विषय ही नहीं हो जाता। तो इस बात की चिंता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को अपना खुद का जिस तरीके का जो वजूद है वो वजूद को अब बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी है, क्योंकि इनको मालूम कि उपचुनाव में इनकी स्थिति क्या बनने वाली है, इनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं बाकी है। ये इसी विचारधारा में चल रहे हैं कि कैसे हम बचा लें सरकार को, किस तरीके से बचा लें, और सरकार बचने वाली नहीं। आप मेरी बात को ध्यान रखना, आज की तारीख नोट कर लेना। जी नोट कर ली है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, बड़ा मशहूर सा गाना है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ये जो 22 लोग आए हैं वो शर्तों पर नहीं आए हैं, तो शर्तों की परतों को खोलने की कवायदें क्यों की जा रही हैं? नहीं है शर्तें तो काम करें अपने फील्ड में, और शर्तें तो पूरा करो। पटाक्षेप तो होना चाहिए ना मामले का। देखिए, शर्तें नहीं, ये एक प्रकार से विचारधारा का आदान प्रदान हुआ है, और ये यदि आवश्यक था तो आए हैं तो स्वागत है। अब कल तक जब 6 मंत्री नहीं बने थे तो कहा जा रहा था कि अकेले मुख्यमंत्री जी पूरा मंत्रिमंडल को चला रहे हैं, और रीट पिटीशन दायर करने तक की बात आ रही थी। विवेक तनखा जी ने तो पूरा ड्राफ्ट भी कर लिया था, राष्ट्रपति जी से भी गुहार कर ली थी। आज जब 6 मंत्री बने हैं तो कहा जा रहा पूरा क्यों नहीं बन रहा है, ये पूरा क्यों नहीं बन रहा, अधूरा क्यों नहीं बन रहा है। और अभी आदरणीय वाल्मीकि जी कह रहे थे, सोनलाल जी कह रहे थे कि अपरिपक्व लोगों को मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा। तो हमारा यह प्रश्न है कि वे अपरिपक्व यदि है आपकी निगाह में, तो उन 2 लोगों को जो अभी ले लिया गया है, अगर वो आज अपरिपक्व आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस में सबके सब लोगों को जो पहली बार के दूसरी बार के जीते होंगे या तीसरी बार के जीते होंगे, उनको राज्य मंत्री नहीं बनाते हुए सीधा कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया। तो अपरिपक्वता तो परिपक्व नहीं कहा, वरिष्ठ कहा था, वरिष्ठ नहीं, परिपक्वता बोले आप। हाँ चलिए समझ लीजिए, मैंने कहा कि जो अभी आ गए समझ लीजिए, आज तुरंत जैसे आ गए, तो उनको कैसे प्राथमिकता दे रहे हो? क्या है आपकी गाइड, मतलब क्या है सिद्धांत क्या है आपके कि जो तुरंत सदस्यता ज्वाइन कर ले, कि कोई नया विधायक बन के आ जाए, क्या आप उसको मंत्री बना देंगे? वाल्मीकि जी, मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, आप मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं। जिस कमेटी के आप सभापति हुआ करते थे, मैं उसका सदस्य हुआ करता था, और कई बार मैं भी विभिन्न विधानसभा की कमेटियों का मैं सभापति रहा हूं। कोई शर्तें नहीं है। ये जिस परिस्थितियों में कांग्रेस टूटी है, वो टूट करके आदमी कहां जाएगा? जहां उससे न्याय और सम्मान की जहां उसको अभिलाषा होगी वहीं जाएगा, किसी अन्य जगह तो कहीं न गए वो। और भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है, और उसमें अगर वो शामिल हुए हैं, तो इसकी चिंता आप शर्तें नहीं है कि वो कहां नहीं है तो क्यों उनका होगा, उनका शर्तें नहीं है तो क्यों नहीं मंत्रिमंडल का गठन हो रहा जी? हेलो, क्या कारण क्या है बताएं तो मुझे, क्यों विलंब हो रहा है? जब सारी चीज अच्छी है, सब कुछ सबकी विचारधारा मिल गए हैं, सब हो गया है, तो मंत्रिमंडल का गठन में विलंब क्यों हो रहा है, ये मुझे बता दें आप। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन में विलंब किसी एक कारण से नहीं होता है। परिस्थितियां भी आप देखिए कैसी चल रही है। ये कोरोना के युद्ध को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के जो हम सब लगे हुए हैं, यह पहले कर लें, इसको निपट लें, मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। इसमें वाल्मीकि जी आपको और आपके दल को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे संगठन की चिंता है, ये हमारी चिंता है, हम कर लेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। हमारी नहीं, हम चिंता हमको प्रदेश की है। इस पूरे मसले पर अंतिम प्रदेश की चिंता है, जो हालात पैदा हो रहे हैं जी, इस पूरे मसले पर अंतिम संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। समय सीमा के चलते ये चर्चा अब हमें समाप्त करना पड़ेगी। मनोज जी, अंतिम प्रतिक्रिया। बस नवीन जी, आपने जो गाना गाया था, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि प्यार तुमने शर्तों पे किया, और कांग्रेस ये कह रही है कि जब कोई हृदय तोड़ दे तो मेरे पास चले आना। तो बस
सवाल यही चल रहा है कि कब हृदय टूट जाए और कब दिक्कत खड़ी हो जाए तो हम उसको तैयार कर लें। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि भाई बात तो शर्तों पे हुई है तो अब शर्तें चलने दीजिए, लेकिन उपचुनाव एक बड़ा मसला है और इसको लेकर दोनों ही दलों में इस समय बड़ी विकट स्थिति देखी जा रही। संभालना इनको है और दूसरी तरफ कांग्रेस ही इस तैयारी में है कि कहीं कुछ हो जाए, बिल्ली के भाग से चीका इका टूट जाए तो हमारा काम बन जाए। लेकिन ये चलता रहेगा जब तक कि उपचुनाव नहीं हो जाता। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मुलाकातों का दौर जारी है। भले ही राजनेता इसे सामान्य मुलाकात और जनहित के मुद्दों पर चर्चा बता रहे हों, लेकिन ये मुलाकात है महत्वाकांक्षाओं की, मुलाकात है आशाओं की, उम्मीदों की, भविष्य के संभावनाओं की। तो ये कितना पूरा होंगी, कितना अधूरा रहेंगी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। आईएनडी एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ और देखते रहिए आईएनडी 24 पल पल के अपडेट के साथ। नमस्कार।